अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत क्यों तहरीक इंसाफ की तरह जलसों की सियासत में मसरूफ़ हो गई है? क्या इमरान खान का अपने जलसों में हुकूमत पर तनकीद का जवाब जलसे हैं, या फिर हुकूमत को अच्छी कारकर्दगी से बेहतर जवाब देना चाहिए? तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 20 मई तक रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे, जुलूस और अवामी राब्तों का शेड्यूल दिया है। यानी रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इवेंट्स होंगे। पाकिस्तान भर में 20 मई तक कारकुनों का खून गरमाने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसकी हतमी तारीख तो अभी सामने नहीं आई है उनका, लेकिन मुतालबा ये है कि मुल्क में अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। और इस मुतालबे को मानने की बजाय मौजूदा हुकूमत ये कहकर इनकार कर चुकी है कि हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत यानी 2023 तक पूरी करेगी। और खान साहब के अवामी दबाव का मुकाबला करने के लिए मरीम नवाज भी अवामी दबाव के लिए अपनी पावर शो कर रही हैं। कल जब इमरान खान मियांवाली में हुकूमत को एक भरपूर पंडाल दिखा रहे थे, ऐन उसी वक्त मरीम नवाज अटक में इमरान खान की जारहाना सियासत पर गरज रही थी। जहां मई के महीने में रोजाना इमरान खान अवाम में उतरेंगे, वहीं मरीम नवाज ने भी अपने पावर शोज का शेड्यूल जारी किया है। मरीम नवाज अपनी हुकूमत होने के बावजूद इस शो ऑफ पावर में पीछे हटती नजर नहीं आ रही। आज भी मुस्लिम लीग नून ने शांगला में जलसा किया। 11 मई को सवाबी, 15 मई को पंजाब का शहर गुजरात, 20 मई को सरगोदा, 23 मई को उकाड़ा, जबकि 28 मई को बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून भी जलसे करने जा रही है। आज शांगला में भी उन्होंने भरपूर ताकत का मुजाहरा कुछ इन अल्फाज में किया, जरा देखिए। 4 साल जो शख्स इसी ओहदे पर कायम था, दिन रात कौम को धोखा दिया, झूठ बोला, वरगलाया, उसके पल्ले है कुछ नहीं। क्या बताएगा कौम को? मेरे दौर में आटा बहुत महंगा हो गया, मेरे दौर में चीनी 52 रुपए से वो 100 रुपए पहुंच गई। क्या बताएगा? नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए था, वो 100 रुपए पहुंच गया। क्या बताएगा कौम को? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि मैं सोया रहा और ये गरीब आवाम तड़पती रही। ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम से सोएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के जलसे ठीक उन्हीं दिनों में हो रहे हैं जब इमरान खान अपनी मुकर्ररा तारीखों पर अपने लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी अवामी ताकत के जरिए एक दूसरे पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रजीम चेंज में अमरीकी साजिश का बयानिया है, दूसरी तरफ हुकूमत इसे गलत साबित करने में लगी है। इदारों पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि मुल्क को लोड शेडिंग से लेकर मईशत की बेहतरी तक कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। अब ऐसे में दबाव की जो सियासत है, इसका ऊंट किस करवट बैठता है, मैं बात करूंगी। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब आपका। परवेज रशीद साहब, आप लोग तो अब हुकूमत में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से चैलेंजेस हैं, मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर लोड शेडिंग है, फिर महंगाई है, गवर्नेंस के मामलात हैं। इन मामलात पर तवज्जो देने की बजाय मुस्लिम लीग नून क्यों जलसों की सियासत में जो है वो मसरूफ हो गई है? जलसा करना सियासी अमल का हिस्सा है जी, और हुकूमत अपना काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती हैं। हुकूमत अपने फराइज अंजाम दे रही है। हुकूमत के फरीजे में तो कोई रुकावट नहीं है। कोई वजीर जो है इन जलसों के इंतजामात में शरीक नहीं होता, न हुकूमत का कोई एहलकार इन जलसों के इंतजाम करता है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे जैसे दूसरी सियासी जमातें अपना पैगाम लोगों तक लेकर जाती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ये हक हासिल है कि वो अपना पैगाम लोगों तक लेकर जाए। और जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो झूठ बोला जाता है, उसको बेनकाब करे। मुस्लिम लीग नून सियासी अमल में अपना फरीजा अंजाम दे रही है। परवेज रशीद साहब, आप समझते हैं कि जो इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अदलिया है, अदलिया पर जो है वो ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, कि रात 12 बजे भी आप जो है ना वो अदालतें खोल कर बैठ जाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर तो मुतालबा हो रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन से आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ। फिर इस्टेब्लिशमेंट के रोल को लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि इन इदारों पर इतना दबाव डल सकता है कि आप लोग भी मजबूर हो जाएं, हुकूमत भी मजबूर हो जाए अर्ली इलेक्शंस करवाने पर?
जहाँ तक अदारों पर दबाव का तल्लुक है तो अदारों का मिसयूज करने की कोशिश जो है वो खान साहब उसका खुद एतराफ कर चुके हैं। जो उनका हालिया इंटरव्यू हुआ है वो आपकी नजर से गुजरा होगा और आपने सुना होगा, जिसमें वो खुद ये एतराफ जुर्म करते हैं कि वो एक अदारे के सरबराह को सिर्फ इसलिए रोकना चाहते थे कि वो अदारे के सरबराह उनके लिए मददगार साबित हों और उनकी हुकूमत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें, जबकि किसी दूसरी सियासी जमात ने किसी अदारे से ऐसी तवक्को तो नहीं रखी। अदलिया का जो इस्तेमाल है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि उन्होंने अदलिया को भी डराने धमकाने का लहजा इख्तियार किया और ये कहना कि रात को अदालत क्यों खुली। इतराज तो ये कभी नहीं होता अदालत के खुलने पर, अलबत्ता जब अदालतें नहीं खुलती थी उससे पाकिस्तान के अवाम को मायूसी होती थी, क्योंकि अदालत का फर्ज है कि अगर रात के 12 बजे कोई जुर्म हो रहा हो तो वो अदालत उस जुर्म को रोकने के लिए जो आइन में उसका फर्ज है उसको अदा करे। तो अदालत के खुलने पर किसी को एतराज नहीं है, अदालतों के ना खुलने पर एतराज माजी में होता रहा है और वो दुरुस्त एतराज था। हमारी तारीख उस तरह के वाकयात से भरी हुई है कि अगर अदालतें खुल जाती तो पाकिस्तान के अवाम को जो गैर आइनी और गैर जमहूरी आमराना 10-10 साल की हुकूमतें देखनी पड़ी वो ना देखनी पड़ती और शायद आज पाकिस्तान एक बेहतर जमहूरी मुल्क बन चुका होता। सही, लेकिन वो इमरान खान साहब साथ ये भी कह रहे हैं ना कि साजिश का पिछले साल जुलाई से उन्हें पता था कि ऐसी कुछ साजिश हो रही है, इसीलिए वो चाहते थे कि जनरल फैज़ का जो जिस ओहदे पर थे वो उस ओहदे पर मौजूद रहें ताकि वो इस साजिश को देख सकें, मुकाबला कर सकें। जो साजिश हो रही है उनकी हुकूमत के खिलाफ, इसीलिए वो चाहते थे कि वो अभी उनका ओहदा चेंज ना हो। अदम एतमाद पाकिस्तान के आइन में तहरीर है और किसी भी आइनी तरीके को इख्तियार करने को साजिश कहना एक नासमझी की बात है। सियासत से नाबल्द, आइन से नावाकिफ शख्स अदम एतमाद को साजिश से ताबीर कर सकता है और अदम एतमाद जमातों ने छुप के नहीं किया, उसके बारे में खुलेआम इजलास होते थे, मीडिया की मौजूदगी में इजलास होते थे और जब भी इजलास के बाद मीडिया से आमना सामना कायदीन का होता था तो अदम एतमाद के मतलब सवालात पूछे जाते थे, कायदीन उन सवालों के जवाब देते थे, बल्कि मीडिया की तरफ से तो ज्यादा सवाल ये होते थे कि आप अदम एतमाद कब कर रही हैं, आप अदम एतमाद देर से क्यों कर रहे हैं, आपने अभी तक अदम एतमाद किया क्यों नहीं है। इन सवालों से मीडिया भरा पड़ा है और अगर आप अपने रिकॉर्ड को कभी पाकिस्तान के लोगों को दिखाएं तो आप इस तरह के सैकड़ों सवाल मीडिया की तरफ से दिखा सकते हैं। लेकिन परवेज रशीद साहब, वो इसी को तो अमेरिकी साजिश कहते हैं कि ऑपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर आप लोग अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने हैं। अमेरिका की साजिश कैसे हो गई? अदम एतमाद मैंने कहा पाकिस्तान के आइन में दर्ज है, अदम एतमाद करना अमेरिका की साजिश कैसे हो गई? और ये साजिश का जिक्र तो उन्होंने मार्च में किया है और अब खुद वो इतराफ करते हैं कि उन्हें जुलाई में इस चीज का इल्म था कि, और खत भी जो वो पेश करते हैं वो 7 मार्च का है, जबकि खुद वो इतराफ करते हैं कि अदम एतमाद का इल्म उन्हें जुलाई में यानी मार्च से 6-7 महीने कबल हो चुका था। तो साजिश अमेरिका ने बाद में तैयार की और उनके इल्म में 6 महीने पहले आ गई। ये कैसी साजिश थी? ये तो मजाका खेज बात है जिसपे सिर्फ मुस्कुराया जा सकता है। सही। परवेज रशीद साहब, जब आप लोग कल को ऑपोजिशन में थे, आप लोग भी एक मुतालबा करते थे अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये एक जाली मैंडेट लेकर आए हैं, इन्हें मुसल्लत किया गया है, ये सेलेक्टेड हैं। आज जब वही मुतालबा इमरान खान कर रहे हैं तो अब इंतखाबात में देर क्यों? हमारे मुकदमे में और उनके मुकदमे में बिल्कुल फर्क था। जैसे आपने खुद कहा कि वो तो अवाम का मैंडेट चोरी करके आए थे और हमने पहले दिन से कहा था कि चोरी है, जबकि
पाकिस्तान का इस वक्त जो हुकूमत है उसने पार्लियामेंट में वजीर आजम को और हुकूमत को मुंतखब किया है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इसको किया गया है। और इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर जब वजीर आजम चाहेंगे, ये उनकी स्वाबदीद पे है। वजीर आजम वक्त से पहले कब इंतखाबात कराना चाहें या पार्लियामेंट उसके बारे में कोई फैसला करे, लेकिन ये किसी के दबाव पे, किसी की धमकी पे तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। परवेज ऋषि साहब, कुछ वीडियोस का बड़ा शोर है। इमरान खान अपने बहुत से इंटरव्यूज में ये इन खदशात का इजहार भी कर चुके हैं कि उनकी किरदार कुशी की जाएगी, कुछ जाली कंपनीज को हायर किया गया है हुकूमत की, मतलब कि आप लोगों की तरफ वो इशारा करके कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से उनकी किरदार कुशी की जाएगी। तो क्या कुछ ऐसी वीडियोस आप लोगों के पास हैं जिन खदशात का इजहार वो कर रहे हैं? खान साहब को जब मालूम हो जाता है तो वो वक्त से पहले जैसे उन्होंने कहा कि मुझे तो जुलाई में पता लग गया था, ये आज वो बताते हैं जब 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है, तो वो इस किस्म की बातें करने शुरू कर देते हैं। हमें उनकी किरदार कुशी की कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी किरदार कुशी की कोई तारीख नहीं है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की तरफ से। जमात इस्लामी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, कभी एक दूसरे के बारे में इन्हें इस किस्म की कोई शिकायत पैदा नहीं हुई कि इन्होंने कोई किरदार कुशी कभी किसी की हो। हमें उनकी जो हुकूमत की नाकामी और नालायकी है वो इतनी बड़ी चार्जशीट उनके खिलाफ मौजूद है और उनकी बदनवानी की और बद इंतजामी के इतने बड़े बड़े वाकयात लोगों की आंखों के सामने हैं कि वो सियासी तौर पर हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन मवाद है। सही। आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक मतवक्के है? डार साहब की वापसी कब तक मतवक्के है? देखिए, नवाज शरीफ साहब की कुछ सेहत के मसाइल हैं और उनके डॉक्टर्स ने उन्हें सफर से रोका हुआ है। सही। जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे, पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क में वापस तशरीफ ले आएंगे। और डार साहब कब तक आ सकते हैं? मेरे इल्म में नहीं है, उनके भी इसी तरह के कुछ मसाइल हैं। सही। और उनको भी जब उनकी सेहत इजाजत देगी, डॉक्टर इजाजत देंगे, वो पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, ये हालात आपको किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? कहीं खूनी इनकलाब की बातें हो रही हैं, खूनी लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, खाना जंगी की बातें हो रही हैं। ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च तहरीके इंसाफ का क्या वाकई कोई इनकलाब आएगा? इनकलाब तो खबर नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर ये खूनी करने की जो इस मामले में ये किया है, ये जो FIR की है मुख्तलिफ अजला में, मस्जिद नबी और मदीना शरीफ की हदूद में जो कुछ वाक़यात हुए उनके बारे में, ये बड़े ये इनकलाब हो या ना हो, ये खूनी किस्म की रिवायत डाल सकता है, क्योंकि लोग बहुत जज्बाती हैं इस बारे में और मजहब को लेकर कर दिया कि पर्चे करा दो हर जगह। वो इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हो, तुम्हारा काम है ऐसे मामले में को ठंडा करना, रोकना, बेनिफिट ऑफ डाउट देना। मतलब है एक आप और मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में वाक़या हो रहा है, मुल्क से बाहर वाक़या हो रहा है और पर्चे आप यहाँ करा रहे हैं।
ताकि यहाँ खून बहे, ताकि यहाँ जज्बाती लोग हो के लोग आपे से बाहर हो जाते हैं इस मामले में। तो आपको लगता है हुकूमत का ये गलत इकदाम है? बहुत सख्त। ये खूनी मतलब है अंसर लाने का तरीका है। और सियासत में अगर कोई बात हुई है इस वक्त जो डायरेक्टली आगे, आपको पता है एक बड़े चैनल के बड़े उनके अफसर के साथ भी ये हुआ था और बड़ी मुश्किल पड़ी थी। और क्या उसका और कुछ भी नहीं था, पर खतरा था कि जब हम जिस अदालत में जाएंगे और 100 अदालतों में 100 अदालत में वो बच्चा FIR कर दिया गया और जहाँ जाए और वहाँ खतरा के कोई मौलवी लोग आके और कुछ जानी नुकसान ही ना कर दे। मैं समझता हूँ कि जितना ये बुरा अमल है उस पे और जिस पे रद्द अमल मियां नवाज शरीफ को देना चाहिए था, शहबाज शरीफ को देना चाहिए था, हमजा शरीफ को देना चाहिए था। तो चौधरी साहब, आप लोगों की जमात कौन सा हुकूमत से बाहर है? आप लोग इस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो जाहिर है हुकूमत जो चल रही है सिर्फ नून लीग तो नहीं चला रही है, बाहम मशवरों से आप लोगों के साथ हर चीज़ पर मशवरे होते होंगे, राय ली जाती होगी, तो आप लोग इस बारे में क्या बात नहीं करते? हमसे कोई मशवरा नहीं हुआ, ना हम इसके साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस तरह मजहब को सियासत में नहीं लाने को तैयार हुई, पहले कभी नहीं हुई, अब भी नहीं है। तो साहब, नुकसान तो फिर आप लोगों का भी होगा ना? जैसे मैंने अभी कहा कि हुकूमत का हिस्सा तो आप लोग भी हैं, अगर कोई नुकसान नून लीग को होगा तो उस लाइन में आप भी खड़े होंगे, आप लोगों की जमात भी खड़ी होगी फिर। नहीं तो सबको खराब करेगी अगर नून लीग ऐसे करेगी, इससे ज्यादा चलेगी। पर वो राना सनाउल्लाह एक मोतबर शख्सियत बताए, तो मोतबर शख्स और मोतबर उसमें इस लिहाज से ये बीच में घंटी क्यों बजने लगी है, ये तो बड़ा डेंजरस गेम है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, जिसके खदशात जो है तहरीक इंसाफ जाहिर कर रही थी कि ये लोग इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं? कल शहबाज गिल की गाड़ी को भी जो हादसा पेश आया वो भी कह रहे हैं कि ये करवाया गया है, उन्हें कत्ल करने की साजिश है। ये तो मौका परस्ती है और मैं इससे मैं सारी नून लीग को नहीं कह रहा हूँ, पर राना सनाउल्लाह को कह रहा हूँ, तो वो इसमें चैंपियन बने हैं और उनको चाहिए कि ये वो वजीर दाखिला है, एक बड़ी जिम्मेदार होता है और उनको अगर वो खुद नहीं इसको रोकते, कतई नजर इसके कि ये इमरान खान के खिलाफ या उसकी जान को खतरा इससे पड़ता है या वो गिल साहब को पड़ता है या किसी और को पड़ता है या किसी और जमात के फर्ज को पड़ता है, ये तो एक बहुत ही संगीन और ये चले ये वाकया तो एक तरफ है, ये तहरीक इंसाफ भी किसी से पीछे नहीं है, ये भी खूनी लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं और मरने मारने की बातें कर रहे हैं कि आर होगा या पार होगा, अगर तो कंटेनर रखे गए तो आप लोग इसको हटाएंगे। तो आपको पता है कि अगर इस तरह के दो पार्टीज के लोग आमने सामने आ जाएं या तहरीक इंसाफ के लोग हों, दूसरी तरफ रियासत खड़ी हो, तो जाहिर खून खराबा तो तभी शुरू हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो ये लोग भी तो अपने लोगों के जज्बात को उस तरीके से उभार रहे हैं ना कि इस्लामाबाद जाना है तो हर सूरत जो है ना वो इलेक्शन की डेट लेके वापस ही आना है, नहीं तो कुछ भी हो जाए हम सब बर्दाश्त करेंगे, आप लोगों को भी करना है बर्दाश्त। ये सबक सिखाया जा रहा है अपने कारकुनों को चौधरी साहब। हाँ नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल मैं इसको कोई सही नहीं कहता हूँ, पर इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो आपने चूंकि पूछा कि खूनी तकावे या खूनी अमल किसमें ज्यादा या इम्कान है, तो वो उसमें ज्यादा इम्कान है और बहुत ज्यादा इम्कान है और उसमें तो एक खतरा पैदा हो जाता है। और ये अब ये भी कहते हैं कि वो जो है सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, उस पे भी अब वो कमेटी को बनाने को गालिबन हुकूमत ने दिया है, कमीशन बनाने का ऐलान किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें एम्पावर्ड
जो है ना वो कमीशन चाहिए जो ओपन हेयरिंग करे, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ओपन हेयरिंग। बात तो सारी मानी गई है, इसके बाद आपको तो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। ये तस्लीम कर दिया ना उन्होंने कि मदाखलत हुई है। हाँ। ये कहते हैं कि भाई साजिश तो पहला कदम है मदाखलत के। साजिश है इरादा, कोई अमल करने से पहले आप करते हो इरादा। सही। जब इरादा तो उसके बाद अमल करते हो, अमल है मुदाखलत। साजिश है इरादा। इरादा अगर आपने कर लिया कि आपने मदाखलत करनी है, तो जो लोग ये फैसला करते हैं कि ये मदाखलत करनी है वो इरादा करते हैं, और वो इरादा साजिश है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का इस सारे प्रोसेस का हिस्सा आप नहीं समझते कि नहीं बनना चाहिए था अनटिल अनलेस इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता? नहीं, इस मामले को तो पीपल्स पार्टी के साथ या किसी दीगर इत्तेहादी के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं है। इसका तो ताल्लुक एक वो साइफर से है। नहीं, तो यही तो वो बयानियां बना रहे हैं कि जो ऑपोजिशन के लोग थे वो मिलते थे जाके अमरीकियों से, डिप्लोमेट से जाकर, आप लोग पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, ये जो आज हुकूमत बनाए बैठे हैं ये उस साजिश का हिस्सा हैं, इन लोगों को इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, यही तो बयान है उनका। साजिश तो अब साबित करनी जरूरी नहीं है ना उनको। हाँ। क्योंकि तो अमल जो मान लिया कि हुआ है, अमल अगर मान लिया तो इरादा पहले होगा तो अमल होगा ना। इरादे के बगैर तो अमल नहीं हो सकता। इरादा साजिश का लेवल है और अमल मदाखलत का लेवल है। सही। अगर मदाखलत आदमी पहली कमेटी की मीटिंग में भी और दूसरी कमेटी की मीटिंग में भी पहली कमेटी की मीटिंग के फैसलों को एंडोर्स करके ये वो बिल्कुल ठीक हमने वो फैसला किया है, तो इरादा और मदाखलत तो हो गई। अब मेरा ख्याल है इसमें अगर कोई संभाल सकता है इस वक्त तो एक मुस्बत एक खबर मिली है आज की कि चेयरमैन बिलावल की बात हुई है ब्लिंकन के साथ जी। तो कुछ इसके भी निकालने का अगर कोई मौजूद शख्सियत है तो चेयरमैन बिलावल ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि हमने तो बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा की हैसियत से ये मामला अमेरिका के साथ उठाएंगे? ये तो अब मेरा इस वक्त तो मुझे नहीं पता, कि मुझे तो अभी पता लगा है कि उनकी ब्लिंकन से बातचीत हुई है, और उठाएंगे या नहीं उठाएंगे ये तो गवर्नमेंट मिलकर फैसला करेगी, उनकी काबीना में पोजीशन से फैसला करेगी। लेकिन अगर मदाखलत हुई है और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तस्लीम करती है तो फिर तो उसको उठाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी तो अमेरिका क्यों नहीं उठाना चाहिए? सही। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इमरान खान साहब ये भी साथ कहते हैं कि उन्हें इस साजिश का पिछले साल जुलाई से पता था। अगर पिछले साल जुलाई से पता था तो उस वक्त आप लोगों ने चीज़ों को अनफोल्ड क्यों करना शुरू नहीं किया? आप लोगों ने तब मामलात को हैंडल करना शुरू क्यों नहीं किया जब पानी आपके सर से गुजर गया? या आप इसको बड़ा हल्का ले रहे थे, या आप समझ रहे थे कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता? तो कभी कहते हैं कि साजिश पिछले जुलाई में हुई, साइफर आता है मार्च में, फिर कभी इनके इत्तेहादी और इनके अपने लोग कहते हैं कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो हम तो हुकूमत में होते। तो इनकी बातों में भी तो तजाद है ना, पता ही नहीं चल रहा कि हुकूमत गई क्यों है। पिछले साल जो जुलाई में साजिश हुई उस वजह से गई है, DGISI की तब्दीली का मामला जिसको मतनाज़े बनाया अक्टूबर में उस वजह से गई है, साइफर आता है मार्च में उस वजह से गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत गई कैसे है। ये तो आप PTI से पूछे ना, ये तो PTI से पूछे कि उनका क्या मतलब है कि जुलाई में अगर मालूम था तो उस वक्त अमल क्यों नहीं किया। अगर मार्च 7 को था वो पता लग गया था साइफर का और मिल गया था साइफर, तो मार्च 28 तक क्यों इंतजार किया इन्होंने उसको जलसे में, या 27 मार्च की गालबन या 28 मार्च उसमें जो लहराया उन्होंने, तो वो इतनी देर क्यों इंतजार
इस्तेमाल किया, ये तो पीटीआई को बताना चाहिए, पीटीआई जवाब दे इसका। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था, हुकूमत इमरान खान साहब को उस गलती का इदराक हुआ, फिर उन्होंने सारा मामला डाला फ़रोग नसीम साहब पर, फ़रोग नसीम साहब ने सारा मामला डाला उन पर, तो जो गलती का एहसास हुआ ये किसी प्रेशर पर किया गया था या अब उन्हें वाकई ये एहसास उनको ठीक हुआ है कि उन्होंने गलत किया था? ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर अपने इख्तियारात के और दायरे के दौरान कुछ काम करता है, कोई गलत भी होंगे, कोई सही भी होंगे, तो माफी मांगने की इतनी प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि हम प्राइम मिनिस्टर बनाए किसी को और वो हर बात पे अपनी माफी, अगर उसको इख्तियार था कि वो प्रेसिडेंट को ये मशवरा देता, ये राय देता कि वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस दाखिल करे, तो ये उनका इख्तियार था, उसका उसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? क्या लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर माफी मांगी जा रही हो? मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगना मतलब मैं ये नहीं समझता। मैं अगर वजीर हूँ, मेरे से कोई नेक नियति है, अगर नेक नियति है, नेक नियति से मैं काम करता हूँ और गलत क्या हो जाता है वो, या उसका नतीजा गलत निकलता है, तो मैं माफिया तो नहीं मांगता फिरता। ये तो माफी मांगनी, मैं नहीं समझता माफी मांगने का जवाब है। चौधरी साहब, आइंदा इलेक्शंस कब आपको नजर आ रहे हैं होते हुए? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो कह रही है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, वो कि 2-4 महीने के लिए नहीं आए थे। मईशत का मसला है, उनको ठीक करना है, फिर इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसके बगैर इलेक्शंस हो नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन कहता है 7-8 महीनों से पहले हम इलेक्शन करा नहीं सकते। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये जानिबदार हैं, इसलिए इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले 3-4-5 महीनों में भी इलेक्शंस हो सकते हैं या अगले साल अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे? एक तो है इलेक्शन के कराने के लिए जो इंतजामी अमूर है, जिसका इलेक्शन कमीशन के, एक सवाल है कि क्या ये इंतजामी अमूर पूरे हो सकते हैं, मुकम्मल हो सकते हैं 5 महीने के अंदर इन ताकि इलेक्शन हो जाए? मैं समझता हूँ बिल्कुल हो सकते हैं। सही। सदर पाकिस्तान के ओहदे की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार है? भाई अभी कहा तो नहीं जा सकता कब और क्या होगा, पर होना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एक बात आपने मेरे प्रोग्राम में कही थी जब मैंने आपसे सवाल किया था कि वजीर खारजा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी, बिलावल को मिलेगी, तो आपने इस चीज की तस्दीक की थी कि हाँ बिलावल को बनना चाहिए। तो मैं अब कहता हूँ आखिर सरदारी को बनना चाहिए। अच्छा। हमें होना चाहिए। अब वहाँ जाके मसले क्या बनती है, तो वो नवाज शरीफ भी अभी बैठा है, वो भी सदर बनने को, गवर्नर बनने को मरियम भी है उनके पास। वो तो सारी फैमिली खुद ही लिए जा रही है ना कि बाप प्राइम मिनिस्टर, बेटा चीफ मिनिस्टर। अब वैसे तो होता है आजमूदा को क्या आजमाना, पर आजमूदा को आजमा रहे हैं। तो नजरिया जरूरत ही कह सकते हैं ना चौधरी साहब, और क्या कहें इसको? मुझे तो खदशात ही लगते हैं। जी आपने क्या कहा? मैंने कहा नजरिया जरूरत ही कह सकते हैं फिर इसको। नजरिया जरूरत तो नहीं, नजरिया जरूरत तो खैर अदालत की जानिब से जो मसलियत की जाती है उसको नजरिया जरूरत कहते हैं। ये सियासी मसलियत है, कहा जा सकता है। सही। और अब आप देखें उनकी ये मियाँ शहबाज और मियाँ हमजा ये बन गए, और बाजी जिसने मारी है, जिसने सारी मेहनत की है, वो तो पीछे बैठ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब मरियम नवाज। लेकिन वो देखे ना, वो तो नाअहल है ना, वो उनको मिल क्या सकता था? वो तो नाअहल है ना अभी। नाअहल है तो दूसरे भी नाअहल है, ये बाप बेटा भी तो जमानत पे है। लेकिन वो नाअहल तो नहीं थे ना। नाअहल तो नहीं थे, नाअहल अगर जमानत पे है आप, हाँ। तो आप नाअहल
आपको समझा जाना चाहिए, अगर इनको समझा जाना चाहते हैं। सही। पर सारी गेम तो उसने खेली है। सही। मुस्लिम लीग को अगर कुछ क्राउड दिए हैं, क्राउड पोल किए हैं, तकरीरें की है और काफी हद तक मेहनत की है, वो मरियम नवाज ने। मैं उनकी बहुत से उसकी बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ और तुर्की कई दफा जवाब देता हूँ जब वो बात आर पार या पार ये वो करती है। सही। पर वो मेहनत सारी उसी की। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज और अवामी मसला जो है वो महंगाई है, क्योंकि ना तो डॉलर पकड़ में आ रहा है, काबू में आ रहा है, और ना ही तिजारती खसारे को ब्रेक लग रही है। ऐसे में कौमी ख़जाने की हालत और भी जो है ना वो कमज़ोर हो रही है। मौजूदा हुकूमत ने अपने तय यानी IMF की दी गई पॉलिसी के बरक्स अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, मगर मुल्क में मईशत के जो मामलात हैं इनसे हालात कंट्रोल होते दिखाई नहीं देते। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अफरात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.5% बढ़ी है। 13.37% की 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। महंगाई अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह में 1.61% इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज से लेकर घी, चावल, दाल और आटे तक की कीमतों में इजाफा हुआ। जहां अशिया खुर्दनोशी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2022 में मुल्क का तिजारती खसारा 3 अरब 74 करोड़ डॉलर रहा। अप्रैल 2021 के मुकाबले में अप्रैल 2022 में तिजारती खसारा 24% ज़ायद रहा, जबकि गुज़श्ता 10 महीनों का तिजारती खसारा 39 अरब डॉलर है। हालांकि इब्तदाई 2022 के इब्तदाई 10 महीनों का तिजारती खसारा माली साल 2021 के इब्तदाई 10 महीनों से 65% ज़ायद हो चुका है। गैस और बिजली के नर्ख जून तक ना बढ़ाने से हुकूमत को 700 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने से 360 अरब रुपए, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स वसूल ना होने से 250 अरब रुपए के महसूलात कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ IMF का जो वफ्द है ये 10 मई को पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, टैक्सेस और सब्सिडी के खात्मे पर जो है इन मामलात पर बातचीत होगी। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत IMF की जो सख्त शराइत हैं क्या इनको तस्लीम भी करेगी या नहीं, जबकि गैर मुल्की अदायगियों में जो अदम तवाज़ुन है और महंगाई के बायस स्टेट बैंक ने अप्रैल के महीने में शरह सूद में 2.5% का मज़ीद इजाफा किया, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 12.25% तक पहुँच गई है, जो महंगाई में इजाफे का बायस है। शरह सूद की वजह से होने वाली महंगाई की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ख़त लिखा है। इस खत के मुताबिक गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर और महंगाई की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बायस है। गैर ज़रूरी अशिया की जो इम्पोर्ट है, दरामद है, इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल में लाने के लिए हुकूमत मराहत फराहम करे, जबकि महंगा ईंधन और बिजली आवाम को सस्ती बेचने की रविश को इसको तर्क किया जाए, क्योंकि इस सब्सिडी से ख़जाने पर बोझ बढ़ रहा है। जहां मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हालात के पेश नज़र दुहाइयाँ देते नज़र आते हैं, वहाँ सोचिए आम आवाम का क्या हाल होगा। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है मौजूदा नई हुकूमत के लिए मुआशी लिहाज से बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, रवां माली साल में लगभग 35 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे का सामना है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपए की जो कदर है वो कम होती जा रही है। अभी आपको पता है शरह सूद में जो 2.5% इजाफा हुआ है, 12.25% इजाफा हुआ है। कारोबारी तबके के लिए मुश्किलात, आम आदमी के लिए मुश्किलात, ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए और कैसे निपटेगी मौजूदा हुकूमत? ज़ाहिर जवाब तो इन्हीं को देना है अब। जी देखिए, सबसे पहले मैं चीज़ तो ये बता दूं कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तानी कौम को बताना शुरू किया है कि मईशत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा, ये सियासी नारे हैं। क्योंकि मैं एक सियासी आदमी हूँ नहीं, मैं सीधा एक टीचर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को और कुछ तालिब इल्म भी हूँ इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन क्या है ताकि आगे आपको बताने में मुझे आसानी हो सके। सही। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि हमारा जो रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, जिसमें सबसे बड़ा हमारा होता है जीडीपी ग्रोथ, पिछले माली साल में ये 5.7% से ग्रो किया। इस माली साल में ये तकरीबन 5% से ग्रो करेगा। मेरे नज़दीक 2 सालों में अगर ओवर 5% अगर एवरेज रहा हो ग्रोथ रेट का तो ये कोई बुरा नहीं है। पाकिस्तान ने अपने 50 साल की तारीख में 5+% जो है वो ग्रोथ अचीव किया है, तो ये माजी के साथ बिल्कुल ठीक जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ से ज़्यादा हमारे ग्रोथ रेट होंगे। इसी तरीके से आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके 8 महीने के नंबर आ गए हैं, 1 महीने का नंबर और आना है, जिसकी बेसिस पे हमारा नेशनल इनकम अकाउंट्स इसी महीने के आखिर में बन जाएगा। वो तकरीबन 8% से ग्रो कर रहा है, टारगेट से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अच्छा। हमारा प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इस वक्त हाईएस्ट है। लेकिन अब जरा शरह सूद पे आ जाए ना, जो शरह सूद बढ़ी है उसके क्या असरात होंगे? आता हूँ मैडम, आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, शरह सूद जो बढ़ाया गया है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक जहनियत है। स्टेट बैंक का एक रिलीजन है, रिलीजन, मैं बहुत सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, रिलीजन। और वो रिलीजन ये है कि हर चीज, एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। ये बाबा दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज में होते हैं, ये सेवाई इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हैं जहां पर डिमांड प्रेशर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टेक्स्ट बुक में यही पढ़ाया गया है। ये एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ जो शॉक आते हैं जिससे कीमतें बढ़ती हैं वो सप्लाई साइड से आता है, यानी कि चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई है, हम इंपोर्ट करेंगे तो बढ़ी हुई कीमत पे तेल मिलेगा हमें, वो जब पास ऑन करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन होगा। फिर हम चूंकि IMF प्रोग्राम में होते हैं तो हम पे प्रेशर होता है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ। अच्छा, ये पॉलिसी एक ही रहती है? जब गवर्नर स्टेट बैंक बदलता है तो ये पॉलिसीज बदल जाती हैं? मैडम, एक ही पॉलिसी है, रिलीजन है। मैं तो कह रहा हूँ, क्या इस्लाम के 5 सुतून नहीं है? इसी तरीके से IMF के रिलीजन में 4 सुतून हैं उसके, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट फिस्कल पॉलिसी, सो कॉल्ड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड यूटिलिटीज की प्राइसेस। यही है 4 जिस पे आप बैत करते हो। सही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे ये नहीं कह सकते कि अब नए जो गवर्नर स्टेट बैंक आएंगे उनसे और तवक्कुआत होंगी और शायद वो मामलात को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएं। अगर वो IMF का कोई आदमी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं समझता हूँ कि रजा बाकर को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उन्हीं में से किसी पे लाके लगाना है तो फिर रजा बाकर को क्यों हटाया? माइंड सेट है, रिलीजन है उनका। जो पाकिस्तानी आएगा वो उस रिलीजन पे बैत नहीं किया हुआ है उसने। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है जो हमें उज़र दिया जाता है, ये जो रीज़न दी जाती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की, कि ये स्टेट बैंक के लिए उस वक्त ज़रूरी हो जाता है जब सप्लाई के मुकाबले में डिमांड बढ़ती है, तो महंगाई में इजाफे को रोकने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि शरह सूद बढ़ा दी जाए ताकि बैंकों से कर्ज लेने वाले जो कारोबार हैं वो कारोबारी लोग कम कर्जा लें। तो क्या ये उज़र दुरुस्त है? मैडम, यही रिलीजन का हिस्सा है ना। हाँ।
भाई इन्फ्लेशन एक्सेसिव डिमांड की वजह से हो तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना इज अ राइट इंस्ट्रूमेंट। सही। जब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में रजा बाकर साहब बार बार ये कहा करते थे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सप्लाई साइड फिनोमेना है along with गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड जो प्राइसेस हैं, जैसे बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, ये हम खुद बढ़ा रहे होते हैं, तो इसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है? सही। फिर मैं देखता हूं कि ये जो कहते हैं ना कि डिमांड बढ़ रहा है, 3% ओनली बैंक क्रेडिट गोज फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमिंग पर्पस के लिए ओनली 3%। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं इन्फ्लेशन को। डॉक्टर साहब अब ये जो नए हमारे जो एक मिनट जब आप डिस्काउंट रेट 1% बढ़ाते हैं ना, हाँ। ये कहकर बढ़ाया जाता है कि इससे इन्फ्लेशन कम होगा, हाँ। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, अहमकों की जन्नत में। सही। पाकिस्तान का एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि 1% डिस्काउंट रेट बढ़ने से सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट 1.3% बढ़ता है साल में। सही। बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ये डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ एम्पिरिकल एविडेंस देख लो तुम। 1% डिस्काउंट रेट जब बढ़ाते हैं आप स्टेट बैंक, तो 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है बजट पे। सही सही। उससे बजट का खसारा बढ़ता है आपका, फिर आप बोरो करते हैं, फिर आप एक्सपेंसिव बोरो करते हैं और मुल्क में आप फिर बैंकों को फायदा होता है इसका। बिल्कुल सही। और बिल्कुल हाँ, बैंक्स को फायदा होता है। अच्छा, नए फाइनेंस में ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो हर महीने पेट्रोल की मद में हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मिफ्ता साहब कि 102 अरब का नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान के IMF के मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत तो 245 रुपए फी लीटर होना चाहिए थी, तो ये हम कब तक सस्टेन कर पाएंगे? अल्टीमेटली तो बोझ तो आपके खजाने पर पड़ा है ना, कौमी खजाने पर बोझ पड़ा है। तो ये सब्सिडी देते ये आप कब तक आवाम को देंगे, कब तक ये बोझ डालेंगे और कब तक ये सस्टेन कर सकेंगे आप? मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक छोटा सा आपके नाज़रीन के लिए स्टोरी, बिल्कुल आपने जो सवाल किया, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था और उस वक्त मैं पाकिस्तान हुकूमत का तर्जुमान था, तो उस वक्त जब इराक पे अमेरिकियों ने हमला करने का प्लान बनाया और ऐसा लग रहा था कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़नी शुरू हो गई और हम पास ऑन नहीं कर रहे थे। तो बिल्कुल आप ही की तरह एक तर्जुमान ने, एक एंकर पर्सन ने मुझसे पूछा कि ये तो आप बजट को बर्बाद कर देंगे, ये कब तक आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे और ये कब तक इस तरीके से चल सकता है, ये तो पाकिस्तान का बजट तबाह हो जाएगा। तो मेरा जवाब होता था, मैं इसको, हम सब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे ही तेल की कीमत हमने बढ़ाई, उसी एंकर पर्सन ने मुझसे पूछा, ओहो आप तो गरीबों को मार देंगे, या आप गुर्बत दूर करने आए हैं या गरीबों को मारने के लिए आए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि नहीं बढ़ाओ तो प्रेशर, बढ़ा दो तो प्रेशर। तो मैडम, मैं सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब से कहूंगा, इस सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने गलत किया है ना, उन्होंने गलत किया, आप ठीक कर, आप बढ़ा दो यार। सही। आखिरी सवाल, इन सब का हल क्या है? आपकी क्या सजेशंस हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सजेशंस क्या है? मैं 2 एरिया में सजेशन दूंगा, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड पे, सही, और एक बजट की साइड पे। सही। बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड पे मैं अपील करूंगा मिफ्ता इस्माइल या जो भी इनको करता धरता है कि आप आइडेंटिफाई कर लो 10 से 15 आइटम जो फास्ट मूविंग है, हाई वैल्यू है और नॉन एसेंशियल है। खुदा के वास्ते उसको प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगाकर उसको रोको, उसे डॉलर सेव इज डॉलर अर्न, नंबर 1। सही। कौन से आइटम है ये तो अगर कमेटी बना देंगे, कमेटी आइडेंटिफाई करेगी और उस कमेटी में FBR के नुमाइंदों को कभी हरगिज ना बैठाएं, क्योंकि उनका उनको रेवेन्यू की फिक्र हो जाती है। इसलिए जब उनका आदमी होगा वो कहेगा ये तो नहीं, ये तो बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज ये है कि आपको शायद इल्म हो कि इस मुल्क में $150 मिलियन महीने का हम ट्रेवल पे खर्च करते हैं। ये जो हमारे लोग सैर व तफरीह के लिए बाहर जा रहे होते हैं ना, ये भी समर वेकेशन के लिए दुनिया जाएगी, कोई टर्की जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और हमारे पास PI तो खत्म हो गया। अब हम सब फॉरेन एयरलाइंस के टिकट लेते हैं, तो ये डॉलर तो आपके मुल्क से जा रहा है आपके टिकट के सूरत में। फिर जाके जब आप वहां खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, डॉलर आपके मुल्क से जा रहा होता है $150 मिलियन। जब पैंडेमिक के जमाने में
पैंडेमिक के ज़माने में जब ट्रेवल पे पाबंदी लग गई थी तो यही ट्रेवल का एक्सपेंस जो है $10 मिलियन पे आ गया था। सही। डिस्करेज करें इस किस्म के ट्रेवल को, कैसे डिस्करेज करेंगे? उसके टिकट में जो भी इसका टिकट है उस पर 250 से 300% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएं उसके ऊपर में। मेक टिकट सो एक्सपेंसिव के अभी 10 मरतबा सोचे, इसके बाद जब वो जाएगा टिकट्स महंगे कर दें। जी मैं तो यही तो कह रहा हूं, ड्यूटी लगाए, पैसे भी मिलेंगे आपको, उससे रेवेन्यू भी मिल सकता है आपको। अगर कोई डिटरमिनेंट आदमी हो आप चाह रहे हैं कि पैंडेमिक के 2 साल के बाद भी अगर किसी ने वेकेशंस के लिए जाना है तो वो बेचारा ना जाए, बच्चों को पे करे ना भाई, किसने मना किया कि जब वो ना जाए, पे करे। दूसरी तरफ बजट में इंटरेस्ट रेट को आप डिस्काउंट रेट को कम करें। और ये मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं इसके अभी करने से कोई फायदा नहीं होगा, आटे में नमक के बराबर फायदा होगा। मैं अगले माली साल की बात कर रहा हूं। सही। आप डिस्काउंट रेट को पहले सतह पे 10% पे लाएं, इमीडिएट जो भी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर कम करें, और उसके बाद हर मॉनेटरी पॉलिसी में उसको 1% कम करके फिलहाल 7% पे ला के रखें। सही। इससे क्या होगा, 1% डिस्काउंट रेट जब आप कम करेंगे 200 बिलियन का आपको बजट पे आपको फायदा हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, इतना बजट का गैप कम होगा आपका। नंबर 1। नंबर 2, अपने तरक्याती प्रोग्राम को, दिस सो कॉल्ड तरक्याती प्रोग्राम, इसको रिव्यू करें। इसके जो थ्रो फॉरवर्ड है वो 6.3 ट्रिलियन है, यानी 6,300 अरब के प्रोजेक्ट, 1,500 प्रोजेक्ट तकरीबन, ये ऑलरेडी हमारे बजट का हिस्सा है। सही। इसको आप प्रूनिंग करें, इसकी छांटी करें। किस तरीके से छांटी करेंगे आप? ठीक है। आप इसमें आप जो है, 1 मिनट रुक जाए मैडम, डिस्टर्ब ना करें, मैंने आपको पहले भी कहा था। इसको किस तरीके से आप छांटी करेंगे? आप देखें कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने 5 से 20% तक आपने एलोकेशन की है उसको निकाल दें, और जो प्रोजेक्ट आपके 80%, 75% से ऊपर मुकम्मल हो चुका है उसको ज़्यादा पैसे दें ताकि वो जल्दी मुकम्मल हो सके। आप प्रोजेक्ट की प्रूनिंग करें, अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सियासी इस मकासद के लिए इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान ये बनकर सोचे। तो ये 2 काम बजट साइड पे आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माशा डॉक्टर इशफाक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।